गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी जो इसमें सेकेंड ईयर में फर्स्ट यूनिट है वो जो चल रही है उसमें अपना फर्स्ट टॉपिक चल रहा था नॉलेज पे, ज्ञान पे। तो ज्ञान में मैंने आपको पहले इसका अर्थ करवा दिया, परिभाषा करवा दी और अपनी चल रही है प्रकृति। तो प्रकृति में मैंने आपको कल जो करवाया था इसमें मैंने आपको कल 5 पॉइंट्स करवा दिए थे और आगे जो मैं आपको करवा रही हूँ तो इसमें मैंने नॉलेज ज्ञान है जो ये कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा आगे की आगे बढ़ती रहती है अगर उसको ज्ञान को ग्रहण करने वाला यानी कि ज्ञाता उत्सुक हो, तत्पर रहे हमेशा, तो ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने ज्ञान में आपको कल 7 पॉइंट करवा दिए थे। पहला था ज्ञान का संबंध किससे होता है? चेतन से। ज्ञान का संबंध चेतन से 1 नंबर पॉइंट करवाया था, ज्ञान का संबंध चेतन से। और 2 नंबर था आपका ज्ञान का संबंध किससे होता है? ज्ञाता से होता है। पहला था ज्ञान का संबंध चेतन से, दूसरा ज्ञान का संबंध किससे होता है? ज्ञाता। ज्ञाता को कौन होता है? सीखने वाला। अगर ज्ञान को कोई सीखने वाला नहीं है, नॉलेज को कोई लेने वाला नहीं है तो नॉलेज किसी काम की नहीं होती। तो इसलिए ज्ञान में हमेशा ज्ञाता की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद 3 नंबर आपका है ज्ञान का संबंध कौशल से। कौशल होता है किसी भी काम को सीखना या सीखा हुआ काम, स्किल होती है। अगर किसी के अंदर पावर होती है, स्किल होती है किसी काम की, तो उस ज्ञान का संबंध किससे होता है? कौशल विकास से होता है। उसके बाद मैंने आपको 4 नंबर करवाया था ज्ञान अमूर्त वस्तु है। ज्ञान क्या है? अमूर्त वस्तु है। इसे हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ज्ञान निराकार है, इसका केवल हम मात्र अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। 5 नंबर है ज्ञान क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। अपने मन में कोई भी किसी भी चीज को हम देखते हैं तो एक हमारे मन में चिंतन या तत्परता होती है उस चीज को सीखने की, तो ये क्या होगी? ज्ञान एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। मैंने इसमें आपको उदाहरण दिया था जेम्स वॉट का, जिन्होंने कि एक बाप का इंजन बनवाया था। यह प्रक्रिया उनके मन में उत्पन्न हुई थी, जैसे कि चाय की केतली को देख के जब वहाँ पे जो ढक्कन था बाप की वजह से ऊपर नीचे उड़ता हुआ उनको दिखाई दिया, तो ये क्या होगी? उनकी मानसिक प्रक्रिया चली थी उनके दिमाग में। तो उसके बाद उन्होंने बाप का इंजन का निर्माण किया। उसके बाद है 6 नंबर था ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है, यानी कि ज्ञान जो एक उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट होना आवश्यक होता है, विषय होना जरूरी होता है। यानी कि मैंने इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि एक गणित के ज्ञाता थे, उन्होंने गणित को क्या करा था? सीखा था, क्योंकि उनके पास एक सब्जेक्ट था गणित। उसके बाद मैंने आपको 7 नंबर बताया था ज्ञाता का जो 6 पॉइंट हो गए। पहला था ज्ञान का संबंध चेतन से, दूसरा ज्ञाता से, तीसरा उसका कौशल या विकास, चौथा आपका है ज्ञान अमूर्त वस्तु है, 5 है ज्ञान मानसिक प्रक्रिया और 6 है ज्ञान को क्यों के लिए विषय आवश्यक है, कि ज्ञान के लिए क्या है? विषय होना आवश्यक है। और आज 7 नंबर करवा रही हूँ ज्ञाता का घटना से संपर्क। 1 नंबर है इसमें ज्ञाता का घटना से संपर्क। 7 नंबर जो पॉइंट आपका है वो है ज्ञाता का घटना से संपर्क। ज्ञाता कौन होता है? सीखने वाला। यानी कि हम किसी बात को जब किसके ज्ञान के तौर पे बता रहे हूँ कि जो ज्ञान है, ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि जो घटना घटित होती है उस घटना या परिस्थिति के संपर्क में वो ज्ञाता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कि जब हम किसी बच्चे से कक्षा में बालक से किसके बारे में पूछते हैं? ताजमहल के बारे में पूछते हैं, तो बच्चा जो है कि उस घटना के या उस ताजमहल के संपर्क में आया है तो वो क्या होता है? बच्चा उसको आसानी से बता सकता है। अगर हम बच्चे को वहाँ पे ले जाकर उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर या कहीं उसको मानचित्र में या किसी फोटो में, पिक्चर में दिखाकर हम बच्चे को से पूछते हैं तो वो क्या होता है? ज्ञाता उस घटना के संपर्क में आता है, तभी वह उसको क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप में बता सकता है। उसके बाद इसमें आ जाता है ज्ञान क्या है? परिवर्तनशील है। ज्ञान क्या है? परिवर्तनशील है। 8 नंबर आ जाता है इसमें ज्ञान। ज्ञान क्या है?
शील है, ज्ञान परिवर्तनशील है, यानी कि ज्ञान हमेशा जो नॉलेज है वो क्या समय के अनुसार बदलती रहती है, परिवर्तनशील है। ज्ञान आवश्यकता और समय के अनुसार उसमें के गुणों में क्या पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राचीन काल में क्या था, जो शिक्षा थी वो क्या थी, गुरु केंद्रित थी। उसमें क्या होता था, उस टाइम में गुरु जी थे, हमारे जो शिक्षक थे वो प्रवचन देते थे और बच्चे जो उसको ग्रहण करते थे, गुरु जो इसमें था गुरु को ही श्रेष्ठ माना जाता था। गुरु जो बच्चे को व्याख्यान वगैरह देते, उसी के माध्यम से बच्चा क्या करता था, शिक्षा ग्रहण करता था। लेकिन आधुनिक समय में ऐसा नहीं है। आधुनिक समय में जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें हमेशा क्या है, परिवर्तन होता रहा है। और इसमें प्रत्येक शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। वर्तमान समय में जो भी शिक्षा हो वो कैसी हो, बाल केंद्रित शिक्षा के विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तथा व्याख्या की विधि के स्थान पर आज किसका विकास हो रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास हो रहा है। तो इसमें कौन कौन सी विधियों को अपनाया जा रहा है, पहली है आपकी प्रयोजन विधि, दूसरी है समस्या समाधान विधि। आज की जो शिक्षा है, वर्तमान की शिक्षा में बच्चे को प्रमुख रखा जाता है, लेकिन प्राचीन टाइम में समय में ऐसा नहीं था। उस टाइम की जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, यानी कि गुरु जो व्याख्यान करते थे, प्रवचन देते थे, बच्चे सुनते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आधुनिक समय में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित बन चुकी है और उसमें जो है नई शिक्षण विधियां अपनाई जा रही हैं, जैसे कि प्रयोजन शिक्षण विधि और समस्या समाधान विधि। इसी के अनुसार वो समय के अनुसार क्या होता है, हमारे ज्ञान में धीरे धीरे हमारी नॉलेज में परिवर्तन आता जा रहा है। उसके बाद आगे 9वां पॉइंट है ज्ञान परिस्थिति जन्य है। 9वां पॉइंट इसमें आ जाता है जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान परिस्थिति जन्य है, यानी कि परिस्थिति के अनुसार ज्ञान में क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है। ज्ञान क्या है, परिस्थिति जन्य है। समय के अनुसार उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अनेक परिस्थितियों में ज्ञान की जो परिस्थिति जन्य होता है, अनेक परिस्थितियों का स्वरूप विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि जब किसी व्यक्ति के पतझड़ के समय पेड़ों को देखा जाता है, यानी कि जब क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा पेड़ों को क्या किया जाता है, पेड़ों को बहुत से, जैसे कि कोई व्यक्ति जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो पतझड़ के समय पेड़ों को देखता है। लेकिन उसने पतझड़ के समय से पहले कभी पेड़ों को देखा था तो उस पर क्या था, उस टाइम वो पेड़ हरे भरे थे, क्योंकि उस टाइम की परिस्थिति वैसी थी। और जब उसने दूसरी बार देखा तो तब जो परिस्थिति थी वो अलग बन चुकी थी, क्योंकि समय के अनुसार उसमें क्या हो गया था, परिवर्तन हो गया था परिस्थिति के हिसाब से। जैसे कि उसने पहले पेड़ों को हरे भरे देखा और दूसरी बार जब देखा तो वो पतझड़ के समय देखा तो पेड़ों से पत्ते क्या थे, एक सब गिर चुके थे। तो वो क्या हो जाता है, जो हमारी नॉलेज हो जाती है वो क्या होती है, परिस्थिति के अनुसार उसमें क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, परिस्थिति जन्य हो जाता है। उसके बाद है ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण है। 10 नंबर आगे इसमें आ जाता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण है। ज्ञान क्या है, ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण है। तो इसमें क्या है कि जो ज्ञान है वो तथ्यों का विश्लेषण है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति एवं उसके वर्णन का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि व्यक्ति सर्वप्रथम गाय को देखता है, तथ्यों का विश्लेषण, यानी कि जब कभी उदाहरण के तौर पे कि व्यक्ति जो है सर्वप्रथम गाय को देखता है, उसके पश्चात हम किसी भी नॉलेज को क्या होता है, किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देखते हैं। जब वो वस्तु हमें अच्छी लगती है, उस वस्तु को देखने के बाद हम उसका क्या करते हैं, रूप रंग, उसकी
परिस्थिति और विभिन्न, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता दूं कि किसी व्यक्ति ने सबसे पहले गाय को देखा, उसके बाद उसने उसके रूप, रंग और उसकी विभिन्न प्रकार की आकृतियों का ज्ञान प्राप्त किया। इससे उसकी जो गाय से संबंधित और धीरे धीरे संबंधित प्रत्येक तथ्य की उसको क्या हुई, जानकारी मिल गई। किसके तथ्य थे? गाय के तथ्य, उदाहरण के तौर पे। उसके बाद है ज्ञान तथ्यों का संश्लेषण है। ज्ञान क्या है? पहला है ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण। जैसे कि हम किसी चीज के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उन सभी तथ्यों का क्या करते हैं, पूर्ण तरीके से विश्लेषण करते हैं, यानी कि उसके बारे में छोटी से छोटी चीज को देखते हैं और चीज को देखने के बाद हम उसके जानने के बारे में उत्सुक होते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद इसमें जाता है ज्ञान तथ्यों का संश्लेषण है। 11 नंबर आ जाता है, इसमें ज्ञान है ज्ञान तथ्यों का ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है हमारा है तथ्यों का संश्लेषण है। ज्ञान पहले देखा, विश्लेषण दूसरा क्या हो जाता है? संश्लेषण। विश्लेषण यानी कि हम उसको चीज को बारीकी से देखते हैं, छोटी से छोटी से संबंधित कोई भी वस्तु होती है, संबंधित छोटी से छोटी चीज को हम देख के उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, संश्लेषण, यानी कि उदाहरण के तौर पर ज्ञान की प्रक्रिया ने तथ्यों को जोड़कर हम क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए हम यह कह सकते हैं कि जो संगीत है, संगीत के ज्ञान में किसी तथ्य का योगदान नहीं होता। कोई व्यक्ति संगीत में होता है क्या, उसके तथ्यों का योगदान नहीं, तो उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति के पास क्या है, तबला या हारमोनियम तो है, क्या इसके आधार पर वो संगीत को बना सकता है? नहीं। वो संगीत के साथ उसको इन चीजों के साथ साथ उस व्यक्ति के पास लय होना चाहिए, तान होनी चाहिए और विविध वाद्य यंत्रों को संयुक्त करके यह प्रक्रिया को आवश्यक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक वाद्य यंत्र की क्रियाएं एक दूसरे को संयुक्त करके ही उनको क्या किया जाता है, संगीत के रूप को विकसित किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है, हम जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता दूं कि आपके पास टेबल बनाने के लिए आपके पास लोहा भी है, लकड़ी भी है, सारा कुछ है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि उसमें कैसे उसको बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसके बारे में पहले जानकारी लोगे कि इसको ऐसे करो। उसके करने के बाद ही आपको क्या करो, तथ्यों का विश्लेषण संश्लेषण करके ही आप उसको क्या कर सकते हो, उस चीज को पूर्ण कर सकते हो। उसके बाद है क्षेत्र का जो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, व्यापक है। ज्ञान का क्षेत्र 12 नंबर है, ज्ञान का क्षेत्र यानी कि जो ज्ञान है उसका जो एरिया है वो क्या है, व्यापक है। ज्ञान को सीखने वाला होना चाहिए। ज्ञान जो नॉलेज है कभी भी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, हम नॉलेज को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है, व्यापक है। ज्ञान के अभाव में जो मानवीय जीवन है, यानी कि मनुष्य को अगर अपने जीवन के बारे में जितने भी स्किल्स हैं अगर उसको पता नहीं है तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, पशुओं के बराबर हो जाएगा। अगर उसको ये नहीं पता होगा कि उसको कैसे खाना पीना, उठना बैठना, इन सब चीज़ों का ही नहीं पता होगा तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, पशुओं के बराबर हो जाएगा। और ज्ञान के आधार पर आदि मानव जो कि था कि उसका वर्तमान में स्वरूप विकसित हुआ है। और ये कब संभव हो पाया है, वर्तमान में भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का आधार ज्ञान को माना जा सकता है। ज्ञान को तथ्यात्मक रूप में स्वीकार करके उसका स्वरूप व्यापक होता जा रहा है। आज प्रत्येक विद्वान एवं शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को पाठ्य पुस्तकों, दूरदर्शन, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आज की जो हमारा ज्ञान है, जैसे कि गूगल वगैरह पे सर्च मार के हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी चीज को हम क्या उसके पाठ्य पुस्तकों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम कोई भी किसी को भी नॉलेज या ज्ञान देने वाला
नहीं था। जैसे जैसे हमारी शिक्षा में परिवर्तन आते गए वैसे वैसे क्या हुआ, मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती गई। उसके बाद ज्ञान में चिंतन का समावेश। 13 नंबर है ज्ञान में, 13 नंबर आ जाता है ज्ञान में चिंतन का समावेश। ज्ञान में किसका समावेश है, चिंतन का। ज्ञान में चिंतन का समावेश। ज्ञान में चिंतन के समावेश की प्रक्रिया पाई जाती है उदाहरण के तौर पर, जैसे कि उदाहरण के तौर पे एडिसन ने पक्षियों को उड़ते देखा और उनके मन में विचार आया कि चिड़िया क्यों उड़ती है। इस प्रश्न का उत्तर उसको शिक्षक से न मिलने पर उसने अपनी माँ से पूछा और माँ ने जवाब दिया कि चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि वो क्या करती है, कीड़े खाती है। लेकिन एडिसन के यह चिंतन की जो प्रक्रिया है वो क्या हुई, चिंतन प्रक्रिया यही उसने विश्राम नहीं लिया, बल्कि उसने क्या किया, उसने आगे इसको कि मनुष्य क्यों नहीं उड़ता, तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए उसने क्या किया, किसी बच्चे को कीड़े घोलकर खिला दिए और इस चिंतन प्रक्रिया के आधार पर उसने विद्युत जो की है उसकी खोज की थी, किसने, एडिसन ने। तो इस ज्ञान की प्रक्रिया उसके किसके माध्यम से, उसने चिंतन, उस पर विचार तर्क किया, तो उसके ज्ञान में क्या हुई, धीरे धीरे वृद्धि हुई। इसके बाद है ज्ञान में जिज्ञासा का समावेश। 14 नंबर आ जाता है ज्ञान में जिज्ञासा। ज्ञान में जिज्ञासा का समावेश। ज्ञान में क्या है, जिज्ञासा का समावेश, यानी कि ज्ञान जिज्ञासा का तथ्य, ज्ञान में क्या है, जिज्ञासा का तथ्य समाहित होता है। इस जिज्ञासा के आधार पर ही जो ज्ञान का है, यानी कि व्यक्ति को हमेशा ज्ञान को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहना चाहिए और उसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुसंधान इन विज्ञान संबंधी खोजों के आधार पर, जैसे कि मनुष्य, उदाहरण के लिए मनुष्य चंद्रमा पर गया तो उसने वहाँ पे जाके देखा तो उसकी आगे और जिज्ञासा बढ़ी कि हम यहाँ पे क्या क्या और कर सकते हैं, तो उसने विभिन्न प्रकार की खोजें और अनुसंधान करके वहाँ पे देखा और चंद्रमा पर पहुँचने की उसके जिज्ञासा का जो परिणाम था, उसने क्षेत्र में जाके विभिन्न विधियों को माना और उसको देखा, उसमें शिक्षण विधियों की खोज कर बाल केंद्रीय शिक्षा का भी विकास किया और उसकी यह जिज्ञासा का परिणाम हुआ। यानी कि हमें ज्ञान को सीखने के लिए हमारी जो उत्सुकता होनी वो आगे से आगे बढ़ती रहनी चाहिए। उसके बाद है ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया का समावेश। आगे 15 नंबर आ जाता है ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया। ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया का विकास। ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया का विकास। तो इसमें देखो जो हमारी नॉलेज है उसमें क्या होना चाहिए, प्रक्रिया में निरंतर समावेश होते रहना चाहिए, यानी कि हमें आगे से आगे हमारे ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। ज्ञान की क्या होती है, कोई सीमा नहीं होती, नॉलेज को बढ़ाने की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि ज्ञान क्या है, हमेशा आगे की आगे, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिचयात्मक ज्ञान का कार्य प्रत्येक समय क्या होता है, चलता रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की घटनाओं और वस्तुओं को देखता है और के संदर्भ में अपने मन में अवधारणा का विकास करता है और इस तथ्यात्मक ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास करता है। उदाहरण के तौर पे कि कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस करता है, शुरू में वो देखता है कि मैं अपने बिजनेस को आगे से आगे कैसे बढ़ाऊं, तो उसके मन में क्या होता है, अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और वह हमेशा उत्सुक रहता है और वो अपने बिजनेस को आगे से आगे बढ़ाता रहता है और वो कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया को नहीं अपनाता। व्यक्ति प्रत्येक क्षण हर टाइम माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। आगे 16 नंबर है ज्ञान में असत्य का समावेश। 16 नंबर आ जाता है
ज्ञान में असत्य का समावेश, ज्ञान में असत्य का समावेश, यानी कि जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान में असत्यता का समावेश होता है। ज्ञान को जिस रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं यह आवश्यक नहीं है कि वह ज्ञान हमेशा ही सत्य है। उदाहरण के तौर पे मैंने जैसे आपको बताया था कि प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो क्या थी, गुरु केंद्रित थी या शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी शिक्षा में परिवर्तन आते गए वैसे वैसे हमारी शिक्षा कैसी होती गई, बाल केंद्रित होती गई, यानी कि उस शिक्षा में जैसे जैसे समय के अनुसार परिवर्तन आता गया तो उसमें देखो आगे की आगे उस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जैसे प्रयोजन विधि, समस्या समाधान विधि आदि विधियों का प्रचलन चल पड़ा। तो हमारा जो ज्ञान है उसमें असत्यता का समावेश नहीं पाया जाता कि जो एक बार बात लागू हो गई ये नहीं हो सकता कि वो वैसे हमेशा के लिए वैसी हो जाती है। क्या होता है, जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे तथ्यों में क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। तो ये आपकी जो ज्ञान की प्रकृति है वो मैंने इसमें आपको 15 पॉइंट करवाए थे। पहला क्या है, इसकी प्रकृति कैसी, पहला तो इसकी ज्ञान का संबंध किससे होता है, चेतन जन की हमारे मन में जैसे जैसे हम विचार देखते हैं उत्पन्न करते हैं वैसे वैसे उसमें क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। फिर ज्ञान का संबंध किससे होता है, ज्ञाता जन की सीखने वाला। उसके बाद ज्ञान का संबंध कौशल विकास जन की जो जिस काम में परफेक्ट होता है। उदाहरण दिया था मैंने कृषि, जैसे किसान है उसको कृषि से संबंधित उसके कौशल का विकास है। उसके बाद ज्ञान क्या है, अमूर्त है, यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ज्ञान क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ज्ञान के लिए विषय होना आवश्यक है। ज्ञान ज्ञाता का घटना से संपर्क। ज्ञान क्या है, परिवर्तनशील है, समय के अनुसार में क्या है उसमें परिवर्तन आते जाते हैं। ज्ञान क्या है, परिस्थिति जन्य है, परिस्थिति के अनुसार हमारे ज्ञान में क्या आता है, परिवर्तन। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति बहुत सारे पेड़ों को क्या करता था, उन्होंने क्या देखा था, पतझड़ के समय देखो तो पेड़ क्या थे, पेड़ों से पत्ते सब गिर चुके थे, लेकिन उसने उस समय से पहले जब पेड़ों को देखा था तो वो एकदम हरे भरे थे, क्योंकि उस टाइम परिस्थिति सही। तो और दूसरी टाइम जब उन्होंने देखा तो पतझड़ के समय देखो तो परिस्थिति के अनुसार उसमें क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। उसके बाद ज्ञान का तथ्यों का विश्लेषण, यानी कि हम ज्ञान को बढ़ाने के लिए किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको बारीकी से हर से छोटी सी चीज को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। उसके बाद ज्ञान तथ्यों का संश्लेषण है। ज्ञान का जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसमें क्या है, मनुष्य की चाहत होनी चाहिए कि वो अपने ज्ञान को कैसे आगे से आगे बढ़ा सके। उसके बाद है ज्ञान चिंतन का समावेश है। ज्ञान जिज्ञासा का, यानी कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। आगे ज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का समावेश। ज्ञान क्या है, असत्य का समावेश है, यानी कि उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि ज्ञान में असत्यता का समावेश नहीं होता। ज्ञान में जिस रूप में स्वीकारा, ज्ञान को हमने जिस रूप में स्वीकारा यह नहीं कि वो कभी परिवर्तन, उस चीज में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि समय के अनुसार उसमें क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। तो इसके साथ ही आपका जो नॉलेज टॉपिक था उसमें मैंने पहले आपको ज्ञान के बारे में, ज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा और प्रकृति और ज्ञान के प्रकार बताए थे कि ज्ञान कितने प्रकार का आता है, 2 प्रकार का, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य ज्ञान जो कि हमारी भौतिक, हमारे जन जीवन में जो प्रक्रिया होती है, जो क्रियाएं चलती हैं वो सामान्य ज्ञान होता है। लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान होता है वो आध्यात्मिक आत्मा, परमात्मा, और उसमें योग साधना, तपस्या आदि की आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो ये आपका जो ज्ञान टॉपिक है यही